हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा है, तो मूल अधिकारों में हम लोग बात करने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और साथ ही साथ इसकी बात करेंगे रिट प्रकार एवं क्षेत्र, इसके बाद सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार और कई मूल अधिकारों का प्रभाव, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के बारे में। दोस्तों, मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, मूल अधिकारों के संरक्षण एवं का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। पहला, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय के समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा ही जारी रिट में शामिल है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रशिक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित है। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के संबंधित मामलों का यह प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में भी प्रयुक्त लाया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अन्य नहीं है। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना है, आदेश एवं रिट जारी करना मूल अधिकारों का क्रियान्वयन अधिक आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले ही उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रशिक्षा संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूँकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं और अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 को अब सभी
उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इनके राजा द्वारा ही जारी किया जाता है, जिन्हें अब न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रिट है ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय में 3 प्रकार से भिन्न है। पहला, उच्चतम न्यायालय ने केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी भी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी भी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार करने अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है उसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामलों की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तभी जारी नहीं किया सकता है जब यह रिट तब जारी नहीं किया सकता है जब यदि पहला हिरासत कानून सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तीसरा न्यायालय के द्वारा हिरासत, चौथा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या एक नियंत्रक है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्य और उन्हें उसे नकराने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। पहला, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध। दूसरा, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है। तीसरा, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है। चौथा, संवैधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध में। पांचवा, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध। और छठा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सभी न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों से उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर दिया जा सकता है। इससे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में के आधार पर जारी किया जा सकता है।
इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषक है, निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसे कि पहले उत्प्रेषण को रिट सिर्फ न्यायिक का यह अर्थ न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों प्राधिकरणों के खिलाफ भी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अधिकार प्रच्छा शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक न्यायालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक न्यायालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33 संसद का यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद का है, ना कि राज्य विधानमंडल का। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह संसद ने अन्य सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों का निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संगठन बनाने का अधिकार है। श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, रूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। इससे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि, जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध है। कोर्ट मार्शल का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में अपवर्जित करती है। बात करेंगे यहाँ पर मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। मार्शल यानी सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपातकाल यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकाय शक्तियों को भी प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। मार्शल लॉ दूसरा पॉइंट, यह सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल में दूसरा है, यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। तीसरा पॉइंट, यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में यह सिर्फ 3 आधारों पर लागू होता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। चौथा पॉइंट, इस देश में कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में इस पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। पाँचवा पॉइंट, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को
बरकरार रखें या पुनर्निर्मित करें। संसद किसी भी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ का संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन या ऐसी स्थिति में का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है या सैन्य कानून से अलग होते हैं, जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्रतिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस अनुच्छेद 34 के तहत भारत में भी यह कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका नियोजित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी भी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। दोनों के बीच विभेद या अंतर की तालिका जो अभी बताई गई। कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अनुच्छेद 35 को केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों का प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारतीय मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। पहला, संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। अनुच्छेद 16 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। अनुच्छेद 32 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों के आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 33 किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। अनुच्छेद 34। दूसरा, संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल है। अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 मानव के दुर्व्यवहार एवं प्रवर्तन श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वह ऐसे कानून बनाए। तीसरा, उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निराशित संशोधित नहीं किया जाता। यह उल्लेखनीय होगा कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने के प्रावधान सुनिश्चित करता है और यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19(1)(4) एवं अनुच्छेद 38 के में वर्णित था। अनुच्छेद 19(1)(4) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने और उसको रखने एवं निपटने की गारंटी देता है, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक को, अपनी संपत्ति वचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण
कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। आ, इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पूरा किया जाना चाहिए। बा, इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार उसके अधिक विवादास्पद रहा। इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। उनमें पहला, चौथा, 7वां, 25वां और 39वां, 40वां एवं 42वां संशोधन शामिल हैं। इन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का खा गा को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध एवं इनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44 संवेदन संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 1 4 और अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में यह नए अनुच्छेद 300 को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह है, जैसा कि मूल अधिकारों से अलग निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। आ, इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनः निर्धारित किया जा सकता है। बा, यह कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। सा, उल्लंघन के मामले से पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। द, राज्य द्वारा किसी निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया और भाग 3 को अब यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार पर हर्जाने का अधिकार होगा। इन पर 2 मामलों में भुगतान होगा। आ, जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, और बा, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि संवैधानिक निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31 का पहली व्यवस्था को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 71वें संशोधन अधिनियम 1964 के तहत। इस तरह अनुच्छेद 31 का खा और गा को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया।